इसको थोम भी कहते हैं, इसको लहसन भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में गार्लिक। जाहिर है हारिस भाई इस वैरायटी को 17 इम्तियाज मिल चुका है, तो डेफिनेटली जो आउटपुट आती है वो कम अज कम मैंने आपको बता चुका हूँ कि 300 से 350 मन इसकी पैदावार है। और ये जी हारिस भाई, ये जो आपने सवाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लोगों ने इसमें से करोड़ों रुपए कैसे कमाए हैं। ये मंडियों में नहीं आप देखेंगे, कम अज कम 3 से 4 साल आप इसको मंडियों में नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले ये पाकिस्तान लेवल पे अपनी डिमांड पूरी करेगा। पिछले 3 सालों से तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और अभी भी अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए एक बहुत सी नयाब वीडियो लेकर आया हूँ। आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो 4 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और फार्मिंग एक बड़ी नयाब चीज़ के अंदर कर रहे हैं। इनका नाम है अब्दुल मन्नान और ये इसे एग्रीकल्चर फार्म फैसलाबाद के इस टाइम मैं ऑफिस के अंदर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे इनसे इंटरव्यू करने आया हूँ। आपको बताएंगे कि हमारे सामने जो चीज़ पड़ी है ये क्या चीज़ है और इसका क्या ऐसा निज़ाम है कि जो ये पिछले 4 सालों से ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है इसके अंदर। तो सबसे पहले मन्नान भाई आप हमें बताएं कि जो सारे हमारे सामने जो चीज़ पड़ी है ये क्या चीज़ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारिस भाई सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लेके आए हैं। तो हारिस भाई आपने पूछा कि ये क्या चीज़ है। इसको थोम भी कहते हैं, इसको लहसन भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। और ये इसका नाम है G1 गार्लिक। ये NARC ने इसको जो है इसको मुतारफ़ करवाया है 2018 में। डॉक्टर हुमायूं जो इसके बानी हैं, जिन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी पिछले 4-5-6 साल से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो आखिर में ये वैरायटी अप्रूव्ड हुई 2018 में। तो इसका नाम रखा गया NARC HG1 गार्लिक। तो NARC जो है वो इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर आता है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। तो ये उनकी एक इजाद है, उनकी इनोवेशन है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक बड़ी बेहतरीन और मुनाफा बख्श फसल है। अच्छा इमरान भाई, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये अप्रूव्ड वैरायटी है। इसका मैंने सुना है कि इसको 17 इम्तियाज़ भी मिला है। मुझे साथ साथ ये भी आप बताएं कि ये बाकी गार्लिक से इतना मुख्तलिफ क्यों है ये। जाहिर है हारिस भाई इस वैरायटी को 17 इम्तियाज़ मिल चुका है, तो डेफिनेटली ये अप्रूव्ड वैरायटी है। ये 2018 में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव्ड किया और ये गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा वैरायटी है। और आए हम बात करते हैं, आपने पूछा कि ये दूसरी जो लहसन की वैरायटीज़ हैं उनसे क्यों डिफरेंट है। सबसे पहले तो हारिस भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लहसन की जो वैरायटी है ना, ये सबसे डिफरेंट इसलिए है कि एक तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ये बाकी गार्लिक के आपने देखे होंगे साइज़ छोटे छोटे होते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़े साइज़ में होता है। इसको बिग साइज़ गार्लिक भी कहते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है ना, इसकी कम से कम 2 साल है। 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। और तीसरा इसका ये है कि ये रीसप्रोटिंग नहीं होता। बाकी गार्लिक अगर पड़े रहे तो वो खुद ब खुद फूटना शुरू हो जाती हैं, इसकी रीसप्रोटिंग नहीं होती। दो जो सबसे अमेजिंग पॉइंट है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। इसकी 1 एकड़ से कम 300 350 मन इसकी पैदावार है। अगर हम बाकी गार्लिक की बात करें तो वो 50 से 60 मन, या बहुत अच्छा अगर कोई फार्मर हो जिसने बहुत मेहनत की हो तो वो 70 मन से ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकता। तो इसकी 250 से 300 मन इसकी पैदावार है मिनिमम, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो 350 मन भी इसकी रिकॉर्ड की गई है पैदावार। तो इस वजह से ये बाकी गार्लिक से बहुत डिफरेंट है। अच्छा मनान भाई, जैसे आपने बताया इसकी वाकई 350 मन इसकी पैदावार होती है 1 एकड़ के अंदर से, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये बताना आसान बात नहीं है कि 350 मन इसकी पैदावार इसके अंदर से हो रही है। चले आप हमें ये साथ साथ इसका ये ज़रूर बताएं कि ये इसके 1 एकड़ के अंदर इसके अंदर कितना बीज लगेगा और फिर कितने अरसे में इसकी पैदावार होती है और इसको किस महीने में हार्वेस्टिंग की जाती है, इसके बारे में भी हमें बताएं। जी बिल्कुल हारिस भाई, इसकी जो पर एकड़ जो इसका सीड रिक्वायर्ड होता है ना, वो होता है 600 केजी ड्राई। 500 से 600 केजी ड्राई सीड इसको रिक्वायर्ड होता है। और इसकी जो आउटपुट आती है वो कम से कम मैंने आपको बता चुका हूँ कि 300 से 350 मन इसकी पैदावार है। और ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये काश्त होता है। हमारे पंजाब के इलाकों में, पूरे पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, जो इसका एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ये काश्त होता है। और ये 7 माह की फसल है। इसकी हार्वेस्ट जो है वो मई के माह में इसकी हार्वेस्ट होती है। मई का पूरा महीना जो है वो इसकी हार्वेस्ट का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो ये तो मनान भाई आपने बता दिया कि इसका 1 एकड़ के अंदर कितनी फसल ये देता है और इसके अंदर कितना बीज लगता है। अब आप हमें आगे बताएं कि ये एक फसल है, नई फसल है, इसका फार्मर्स को बिल्कुल नहीं पता। तो ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल आते होंगे हार्वेस्टिंग के अंदर, वो किस तरह के मसले मसाइल हैं, वो क्या क्या हैं, उनके क्या हल हैं, कुछ बताएं हमें इसके बारे में भी।
जी हारिस भाई, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। जो हमारे नए फार्मर्स होते हैं ना, जो पहले साल इस फील्ड में आते हैं, डेफिनेटली उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू चलते हैं या प्रॉपर एक कंसल्टेंसी के तहत चलते हैं, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और किसी की भी गाइडलाइन नहीं ले रहे, तो उनको मुमकिन है कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकती हैं। वैसे ये वैरायटी बड़ी ईजी टू ग्रो है। इसको ग्रो करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो बाकी गार्लिक हम ग्रो करते हैं, उसी तरह इसको भी करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तकरीबन 7 माह की फसल है। ठीक है मनान भाई, ये तो आपने बताया कि इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जिस तरह आप 4 साल से इस फील्ड के अंदर हैं, आप लहसुन के साथ आप चला रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। तो आप हमें ये बताएं कि आप जो नए आने वाले फार्मर्स हैं उनको कंसल्टेंसी भी देते हैं, उसको उनको बताते हैं कि यार आप इस तरह लगाओ तो आपको फ़ायदा होगा, इतना बीज निकलेगा। और साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि इसका जो सीड है अभी कितने के साल और चलेगा। हारिस भाई, ये पिछले 4 साल से इसका सीड चल रहा है और अभी भी मार्केट में ये अभी एज अ सीड ही चल रहा है। अभी ये मंडियों में नहीं आप देखेंगे, कम से कम 3 से 4 साल आप इसको मंडियों में नहीं देखेंगे। उसकी वजह ये है कि सबसे पहले ये पाकिस्तान लेवल पे अपनी डिमांड पूरी करेगा। पिछले 3 सालों से तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अभी भी अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा। तो ये सिर्फ एज अ सीड चलेगा। जब ये अपनी डिमांड पूरी करेगा, उसके बाद मुमकिन है कि ये मंडियों में ना आए और ये एक्सपोर्ट की तरफ चला जाए, क्योंकि ये वैरायटी भी एक्सपोर्ट वैरायटी है। तो बाकी इसमें किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। बिल्कुल मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। जो मेरे फार्मर्स मुझसे सीड परचेज करते हैं, मैं सिर्फ उनको सीड देना ही मेरा मकसद नहीं होता, बल्कि सीड देने के बाद उनको प्रॉपर थ्रू आउट गाइड करना, उनको बताना कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। जो हमारे नए फार्मर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और बगैर पूछे अपनी मर्जी से इसको खादें देते हैं, फिर तो उनको काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू चलते हैं, फिर उनको कोई मसला नहीं आएगा। मैं प्रॉपर कंसल्टेंसी भी देता हूँ, सीड भी फराहम करता हूँ अपने नए फार्मर्स को, और उनको प्रॉपर गाइडलाइन भी देता हूँ हर तरह की, कि आपने सीड को कैसे ग्रो करना है, उसको उसके अंदर कौन सी किस मंथ में कौन सी खाद डालनी है, इसको हार्वेस्ट कैसे करना है और हार्वेस्ट के बाद इसको स्टोर कैसे करना है। तो मुकम्मल सारा हम अपने फार्मर्स को गाइड करते हैं। मैं तो पिछले 3-4 साल से अपने फार्मर्स को इसी तरह गाइड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस फील्ड में कामयाब है और उन्होंने इस फील्ड से करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो ये तो बड़ी आसानी से आपने कह दिया मनान भाई के लोगों ने इससे करोड़ों रुपए कमाए हैं, और आप उनको कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, आप उनको खुराक का ही बताएंगे। तो आप मुझे साथ साथ ये बताएं कि करोड़ों रुपए लोगों ने इससे कैसे कमाए हैं, और मुझे साथ ये भी बताएं कि एक ज़मीन के ऊपर इसकी जो खुराक है, खुराक का कितना असरअंदाज वो करती है कि अगर इसका साइज़ छोटा रह जाएगा या बड़ा होगा, या खुराक कम की वजह से इसका साइज़ इतना का इतना ही रह सकता है कि कम भी होगा, छोटा भी रह जाएगा। जी हारिस भाई, ये जो आपने सवाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लोगों ने इसमें से करोड़ों रुपए कैसे कमाए हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार है। दुनिया में कोई ऐसी फसल नहीं है जो इतनी पैदावार देती हो। ये वाहिद फसल है जिसकी वजह से ये मशहूर भी इतनी है। 350 मन इसकी पैदावार है। ठीक है। पिछले साल इसका रेट गया है 12 से 14 हज़ार रुपये पर केजी ड्राई का। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप उसको कैलकुलेट कर लें, जो आपकी आउटपुट आती है, जो आपका उसमें से आउटकम आना है, जो आपको उसमें से प्रोडक्शन आएगी, आप उसको मल्टीप्लाई करें। उसको आप अगर 5000 पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यकीनन ये करोड़ रुपए तो मनान भाई, यकीनन आपने इसके अंदर करोड़ों रुपए फिर यकीनन आपने भी कमाए होंगे। तो आप अब हमें बताएं कि जो हमारे नए फार्मर्स हैं वो इस फील्ड के अंदर कैसे एंटर हों, वो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और हर फार्मर, पाकिस्तान का फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे आपने बताया 12-14 हज़ार रुपये मन इसका एक बीज, 1 किलो बीज का ये इसका वो है, प्राइस है इसकी। तो हर फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप नए फार्मर कैसे इसके अंदर फील्ड के अंदर एंटर हों। देखें हारिस भाई, इसका 12 से 14 हज़ार पर केजी की मैंने बात की थी, मन की बात नहीं की। इसका 12 से 14 हज़ार रुपये पर केजी इसका रेट गया है। पीक रेट मैंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन जब इसकी फसल तैयार होती है, तो हार्वेस्ट के टाइम पे इसका रेट 2000 से 2500 रुपया इसका होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये ड्राई होता है, इसका रेट ऊपर की तरफ जाता है। तो जो नए आने वाले फार्मर हैं, उनको तो मेरा एक ही मैसेज है कि वो एक कनाल से शुरू करें। इसकी पैदावार इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एक कनाल से शुरू करते हैं, तो आपका अगले साल 1 एकड़ का सीड इकट्ठा हो जाता है। आप अगले साल 1 एकड़ लगा सकते हैं। अगर जब आप 1 एकड़ का सीड लगाते हैं, तो उससे अगले साल आप 5 से 6 एकड़ का सीड आपके पास इकट्ठा हो जाता है। तो अब आप देखेंगे, जब आपके पास 5 एकड़ का सीड इकट्ठा हो जाता है, 5 एकड़ की जो प्रोडक्शन है,
अगर इसके कम रेट पे भी अगर इसको आप सेल करते हैं ना, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि हम इसको लेके तो लगा लें, अगले साल इसका रेट डाउन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे पैसे कमाएंगे। देखें, ये इसकी खूबसूरती ये है इस गार्लिक की कि अगर इसका रेट डाउन भी हो जाता है ना, तो इसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि फिर भी आप लाखों करोड़ों रुपए इसमें से कमा लेते हैं। अगर आप इसका 5 एकड़ का सीड 500 रुपए के हिसाब से भी सेल करते हैं ना, उसकी जो प्रोडक्शन है, तो आपकी अमाउंट बनती है 1,50,00,000। तो 1,50,00,000 तक पैसे कमा सकते हैं आप, ये कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे फार्मर्स ने इसमें से करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो इस तरह वो कमा सकते हैं। नए फार्मर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर वो 1 एकड़ का सीड अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक कनाल का सीड लेके लगा लें। एक कनाल से शुरू कर दें। एक कनाल के अंदर 2 मन सीड लगता है ड्राई। 2 मन सीड लेके लगाएं। उसके बाद अगले साल वो 1 एकड़ का सीड अपना इकट्ठा करें। फिर उसको जब उनके पास 1 एकड़ का सीड आ जाए, फिर वो आगे उसको 5-6 एकड़ पे ले जाएं। इसी तरह इसको बढ़ाते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं। जब आपके पास एक हैंडसम वॉल्यूम जब आपके पास आ जाएगा, आपके पास वाफर मिकदार में सीड आ जाएगा, फिर रेट चाहे कुछ भी हो। हारिस भाई, अगर आप इसको कम रेट पे भी सेल कर देंगे ना, 200-300 रुपए के हिसाब से भी सेल कर देंगे, तो आपको बहुत इसमें से प्रॉफिट है, क्योंकि इसकी पैदावार बहुत ज्यादा है। तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा गाइड किया, क्योंकि इसकी पैदावार ज़्यादा होने की वजह से इसमें आप मुनाफा ले सकते हैं अगर आप इसकी प्राइस कम भी बेचने पे रखेंगे। ये आपने अच्छा गाइड किया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सालाना कितना गार्लिक चाइना से इम्पोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान में इसका अभी कितना हार्वेस्ट और मज़ीद करेंगे तो ये हमारी पाकिस्तान के अंदर पूरी मकदार पूरी कर सकता है पाकिस्तान के लोगों के लिए। जी हारिस भाई, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। देखें, ये इसका अभी एज अ सीड चल रहा है, और ये इसके महंगे होने की वजह भी ये है कि जो पाकिस्तान है वो अपनी ज़रूरत का जो लहसुन है वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। कोई शक नहीं है इस बात पे कि हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं गार्लिक अपनी पाकिस्तान की डिमांड पूरी करने के लिए। पाकिस्तान में गार्लिक की जो कास्ट है वो सिर्फ 5% है, 5 से 6% है। बाकी 95% हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे जो पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और इस चीज़ को इजाद किया। अब ये पाकिस्तान में भी गार्लिक की काश्त जो है वो मुमकिन है। तो अब पिछले 3 से 4 साल तो इसका सीड चल रहा है, आगे भी इसका सीड ही चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना इस टाइम डोमिनेंट है। उसकी वजह यह है कि वो पूरी दुनिया में अपनी गार्लिक की सप्लाई दे रहा है, और हम पाकिस्तान सालाना 1.5 खरब रुपया खर्च करते हैं ये गार्लिक मंगवाने के लिए, और अपनी पाकिस्तान की मंडियों में इसकी डिमांड पूरी करने के लिए। अब आप देखेंगे हारिस भाई, 1.5 खरब कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और अगर हम इसकी काश्त अपने मुल्क में शुरू कर दें, और बजाय इसके कि हम अपना पैसा बाहर भेजें, हम अपने पहले पाकिस्तान लेवल पे इसकी डिमांड पूरी करें, उसके बाद जो अजाफी का लहसन है वो बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो ये जो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट तक का जो सफ़र है ना, ये है ही अर्निंग का सफ़र है। उसके बाद भी ये अर्निंग का सफ़र है। बहुत कमाई है। हमें जो ज़राअत को फ़रोग़ देना चाहिए। लोग समझते हैं कि ज़राअत में पैसा नहीं है, हालांकि लोगों ने इसमें से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। आपने बात सुनी होगी कि जो हमारे मुल्क की मिट्टी वो सोना उगलती है, या अक्सर आपने सुना होगा कि मतलब जो मिट्टी वो सोना उगलती है। तो भाई, मैंने सोना उगलते देखा है। मैंने पिछले 3-4 सालों में देखा है कि लोगों ने इसमें से करोड़ों रुपए कमाए हैं। कोई शक नहीं है इस बात पे। ठीक है मना भाई, आपने बता रहे हैं कि इसमें लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। माशाल्लाह एक हर पाकिस्तानी शहरी को कमाने चाहिए, लोग हैं। तो बात ये है कि इसको हम किस तरह फ़रोग़ दे सकते हैं ज़राअत के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसमें ज़राअत से लोग पीछे हट रहे हैं, क्योंकि लोग गंदम चावल से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहे। लोग हर तरफ आप जाएँ, गंदम चावल ये लग रहा है, उसमें उनको लोगों को ज़्यादा मुनाफा नहीं आता। तो बाकी इस तरह की फसलों की तरफ भी लोगों को आना चाहिए। तो मुझे आप ये बताएं कि ये मार्केट के अंदर कब तक आ सकता है, और इसका अगर साइज़ छोटा रह जाएगा तो उस पे फिर क्या फार्मर करेगा? देखिए हारिस भाई, बात इस तरह है कि हमें कोई शक नहीं है, हमें जो ज़राअत को फ़रोग़ देना चाहिए। हमारी जो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है वो यही चलती आ रही है कि आप गन्ना लगा लें, ठीक है, आप चावल लगा लें, आप गंदम लगा लें। मैं मानता हूँ ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड है, हमें लगाना चाहिए। लेकिन हमारा फार्मर जो नई इनोवेशन है, जो नई जो किस्म की जो फार्मिंग है, जो नई किस्म का जो बीज होता है, उसकी तरफ वो आता नहीं है, वो रिस्क नहीं लेता। तो आना चाहिए। अगर हम सारे मिलकर नई इनोवेशन की तरफ आएंगे, तो इस तरह ज़राअत को एक बड़ा अच्छा हम लेके आगे चल सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है हमारा मुल्क है भी ज़रई,
तो हम फिर क्यों इस तरह जो है वो बाहर से चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो चाहिए कि अपने मुल्क में इसको काश्त करें और इसको एक्सपोर्ट करें। अब आप देख लें, जितनी अच्छी क्वालिटी का हमारा फ्रूट है वो सारा का सारा बाहर जो है वो एक्सपोर्ट होता है। हम अगर आम की बात करें तो अच्छी क्वालिटी का सारा आम जो है वो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी तरह जो हमारे माल्टे हैं अच्छी क्वालिटी के, सारे बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह जो अच्छी क्वालिटी का अच्छे साइज का जो गार्लिक होगा वो सारा बाहर एक्सपोर्ट होगा। जो छोटा छोटा है वो मंडियों में भी अगर बिकता है तो उसका रेट फिर कम होगा। अगर वो मंडी में आ भी जाता है उसका रेट कम होगा, बाकी अच्छी क्वालिटी का सारा एक्सपोर्ट होगा। ठीक है मनान भाई, आपने बताया हम 1.5 खरब का इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो आप हम मुझे ये बताएं कि क्या हम 4 साल तक अगर इसकी पाकिस्तान के अंदर ये मकदार पूरी कर लें लोगों के लिए, तो हम पूरी दुनिया में इस गार्लिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्या हम मुकाबला कर सकते हैं चाइना का? जी हारिस भाई, कोई शक नहीं है। आप देखें कि कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हमें कोशिश करने की जो है वो ज़रूरत है। चाइना क्यों डोमिनेंट है, क्यों पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है? क्योंकि वो बहुत बड़े रकबे पे काश्त कर रहा है। अगर मैं जीवन गार्लिक की बात करूं तो ये अभी पाकिस्तान में सिर्फ 4 से 5 हज़ार एकड़ पे काश्त हुआ है। तो अगर पाकिस्तान की डिमांड पूरी करने के लिए इसको कम से कम लाख सवा लाख एकड़ इसको चाहिए। लाख सवा लाख एकड़ पे जब ये काश्त होगा तो पाकिस्तान लेवल की डिमांड पूरी होगी। अगर आप इससे ज्यादा इसको काश्त करते हैं तो डेफिनेटली हम पूरी दुनिया को गार्लिक की सप्लाई दे सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि हम सबको मिलकर इस फील्ड में आना चाहिए। हमें ज़राअत को फ़रोग देना चाहिए और ऐसी ऐसी फसलों को ग्रो करना चाहिए जिसमें एक तो पैसा भी ज़्यादा है और जिसमें हमारे मुल्क को फ़ायदा है। हम जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हमें उनकी ज़रूरत ही ना पड़े। अगर मैं बात करूं जिंजर की, तो जिंजर जो है वो 0% पाकिस्तान में काश्त हो रही है उसकी। हम सारा का सारा थाईलैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं। उस पे भी हम खरबों डॉलर जो है वो पे करते हैं। तो क्यों क्यों भाई, हमारा मुल्क जब ज़राई मुल्क है, हम क्यों नहीं अपने मुल्क में इसको काश्त करते? ऐसी ऐसी वैरायटीज, ऐसे ऐसे बीज मार्केट में आ चुके हैं। हम उसका अगर पाकिस्तान में अगर हम उसको ग्रो करें तो भाई हम बहुत ऊपर ऊपर के लेवल पे तक जा सकते हैं। ठीक है मनान भाई, मैं आपसे एक और बड़ा तल्ख सवाल करने लगा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आपको शायद पसंद आए या ना आए। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे बड़े फार्मर हैं, 10 12 15 के 50 होंगे अभी जो ये गार्लिक लगा रहे हैं, तो वो अगर मिलके एक इक्का करके अगर वो प्राइस मार्केट में इसकी ज़्यादा रख लेते हैं, तो बाकी छोटा फार्मर तो फिर बीज उनसे ही लेगा ना। तो वो फिर छोटे फार्मर के लिए क्या क्या फिर वो क्या करेगा वो फिर? देखिए हारिस भाई, आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन असल में ये जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं इनकी वजह से रेट ऊपर नहीं जाता। ये असल में जब मार्केट में डिमांड पैदा होती है ना, आप देखें हर मार्केट का एक असूल होता है। वो सप्लाई और डिमांड के तहत चलती है और सप्लाई और डिमांड के तहत कभी रेट ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। अब कोई भी चीज़ अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है उसका रेट डेफिनेटली ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, देखें जितना ज़्यादा ये कास्ट होना शुरू हो जाएगा इसकी रेट जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा और रेट भी इसका कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि बड़े बड़े फार्मर्स की वजह से इसका रेट ऊपर गया हुआ है, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा मनान भाई, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ये गार्लिक आया है मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे लोगों का ये था कि ये 2 नंबर चीज़ है, ये फ्रॉड है, इससे इतने पैसे नहीं कमाए जाते, लोग झूठ बोलते हैं और ये ऐसी चीज़ नहीं है, और ये इसका जायका भी बेशक शायद दूसरे गार्लिक से फ़र्क है, या इसके अंदर कोई कमज़ोरी है या कुछ फ़र्क है। तो ये सवाल है लोगों के ज़हनों में, इसका कुछ बताएं हमें। हारिस भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में वो आपने कहावत सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं। जब लोग जिस जगह तक या जिस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते वो उस चीज़ के खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। तो भाई इस फील्ड में लोगों ने लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं, इस बात पे कोई शक नहीं किया जा सकता। और रही बात इसकी जो है वो फ्रॉड की, फ्रॉड वही बंदा कहता है जो इस तक पहुंच नहीं पाता, जिसको इल्म नहीं है, जिसको शऊर नहीं है, जो इस फील्ड से वो बसता ही नहीं है। जो इस फील्ड से वो बसता है, जिन्होंने ये सीड लेके लगाया है, उन्होंने अपनी क्रॉप्स को बड़ी अच्छी तरह से देखभाल की है और अल्लाह ताला ने उनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी दिए हैं। ऐसी बात नहीं है। ठीक है माशाल्लाह। तो मनान भाई, मैं आपसे एंड पे एक आखिरी सवाल करूंगा, तो वो मेरे अपने लिए पर्सनली मैं अपने लिए पूछना चाहूँगा कि आपसे कि आप क्या मुझे कंसल्टेंसी देंगे, कोई 1 एकड़ का मुझे बीज दें कि मैं भी लगाऊं, मैं भी आगे बढ़ूं? क्योंकि देखें, जो हमारे मौजूदा फार्मर है ना, वो अवेयरनेस से बहुत दूर है, मतलब उनमें एक तालीम की बहुत कमी है। जब तालीम नहीं होती बेसिक तालीम ना होने की वजह से आपको शऊर नहीं होता। जब आपका शऊर नहीं होता तो आप जो अज़लों से आगे बड़े एक चीज़ लगा रहे हैं ना, गंदम चावल, उसी में चलते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का शऊर आएगा। तो आप मुझे बताएं कि आप मुझे अब लगवाएंगे, मुझे मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करोड़ों कमाऊँ, तो इसमें मेरा क्या आप साथ देंगे?
जी, हारिस भाई, जैसा कि आपने डेडिकेशन शो की, अपना इंटरेस्ट शो किया है इस जीवन गार्लिक में, तो मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है। मैं आप ही को नहीं, बल्कि जितने भी हमारे जो यंगस्टर हैं, जो यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ लेके फ़ारिग हैं, वो इस ज़राअत की तरफ आएँ, ज़राअत को प्रमोट करें। और इसके अंदर उनको दिलजमी से काम करना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी इनोवेशंस हैं। तो अभी आपको इंशाल्लाह हारिस भाई सीड भी देंगे आपको, और आपको मुकम्मल रहनुमाई भी देंगे कि इसको लगाना कैसे है, इसको ग्रो कैसे करना है, फिर उसके बाद इसको हार्वेस्ट कैसे करना है, हार्वेस्ट के बाद इसको स्टोर कैसे करना है, और इसको फिर आपने बढ़ाना कैसे है। अगर आप इसको सेल करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। हम अपने जो फार्मर्स हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, और सैकड़ों फार्मर हैं जिनको मैंने जीवन का बीज लगवाया, फिर मैं उनसे वापस उठा के आगे भी सेल कर रहा हूँ। तो आप भी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप मुझसे राब्ता करें, ऊपर स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है, आप राब्ता करें। इंशाल्लाह आपको जी1 के रिलेटेड आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी, आपको मियारी बीज भी फराहम किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि इसके लिए कौन सी ज़मीन चाहिए होती है, किस लैंड पे आप इसको काश्त कर सकते हैं। और ये 210-220 दिन की क्रॉप होती है, ऑलमोस्ट ये हारिस भाई 7 मंथ बनते हैं। 7 माह की ये क्रॉप है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़ी ईज़ी टू ग्रो जो है ना ये क्रॉप है, इसको बड़ा आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। मुश्किल उनके लिए है जो किसी की रहनुमाई नहीं लेते, बगैर पूछे अपनी ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो अपनी फसलें खराब कर लेते हैं, वो किसी से पूछते भी नहीं हैं, और ऐसी-ऐसी खादें और ऐसी-ऐसी स्प्रे अपनी फसलों को कर देते हैं, जो बाद में उनके लिए नुकसान का बाइस बनता है। जी मनान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे उम्मीद है हमारे देखने वालों को भी इस हमारे इंटरव्यू से बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। और अगर आपके जहन में कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सवाल हैं। आने वाले वक्त में इनके साथ, मनान भाई के साथ, हम दोबारा वक्त निकालेंगे ताकि आपके मज़ीद सवालात का जवाब दे सकें। और किसी भाई को भी कंसल्टेंसी की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो नंबर इनका मैं यहाँ पे दे दूँगा, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा हवाला दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके लिए नई वीडियोज़ आती रहेंगी।